रागिनी आपके लिए फिर से एक नया और रोचक वीडियो बनाकर लाई हूँ। कल हमने पढ़ा था, हम पढ़ रहे हैं अध्याय 1 में भाग 1, यानी जो अपना मृदा है, जल है, वन है, वन्य जीव है, इनके बारे में पूरा अध्ययन करेंगे। तो इसके अंतर्गत हमने पढ़ा था, पहले तो ये पढ़ा संसाधन क्या है, किसे कहते हैं, फिर ये सारे संसाधन है जल, वन, वन्य जीव, प्राणी। और इसके अंतर्गत हमने मृदा पढ़ा था। मृदा के प्रकार कितने हैं, तो जलोढ़ मिट्टी है, काली या रेगड़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, लेटराइट मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी है और पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी है। तो इनमें कैसे कैसे कहाँ कहाँ पाई जाती है, क्या भौगोलिक वितरण है इसका, ये सब हमने पढ़ा। आज जो लेकर आई हूँ एक समस्या मृदा से लेकर, वो है मृदा अपरदन। मृदा अपरदन का अर्थ होता है मिट्टी का कटाव होना, मिट्टी का कट कर बह जाना। तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं, अगर मोटे अर्थों में कहें तो, कि जो नरम भूमि होती है, जो वनस्पतिहीन है, यानी जो सॉफ्ट है मिट्टी, सॉइल सॉफ्ट है और वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं हैं, तो जब पानी बरसता है, जो वर्षा का जल होता है, तेज तीव्र वर्षा होती है, तो वो वहाँ से जब पेड़ क्या करते हैं, मिट्टी को जकड़ के रखते हैं, बांध के रखते हैं, है ना, उसको बहने से रोकते हैं। और जहाँ वनस्पति नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ पर जैसे ही तेज जल का बहाव होता है, तेज हवा का बहाव होता है, तो मिट्टी कट के बह के चली जाती है या उड़ के चली जाती है ना। तो ये मृदा अपरदन है और इसके कारण बहुत नुकसान होना पड़ता है। तो मोटे अर्थों में मृदा अपरदन को हम देखेंगे, नरम भूमि जो वनस्पतिहीन है, उस पर जल के तेज बहाव के कारण मिट्टी भी कटकर बह जाती है, उसे मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, अब मृदा अपरदन के कारण क्या है, क्या क्या कारण है कि मृदा अपरदन हुआ है। वनों का विनाश होना, हम देख रहे हैं तीव्र गति से वनों का विनाश जो हो रहा है, विकास के नाम पर, आधुनिकीकरण के नाम पर और भौतिकवाद के नाम पर, विकास के नाम पर कितना वनों का नुकसान पहुंच रहा है। अगर हम देखेंगे जो जंगल, घने जंगल जहाँ पाए जाते थे, हम पहाड़ जहाँ पाए जाते थे, अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहाँ पर जो विनाश आया था 2013 में, जो इतना बड़ा विपदा आई थी, इसका कहीं ना कहीं कारण प्रकृति से छेड़छाड़ ही था, क्योंकि वहाँ कच्चे पहाड़ पाए जाते हैं और वहाँ से पेड़ काटे गए, पहाड़ को खोदा गया रोड बनाने के लिए, छोटी छोटी रोडें, तो वो ज़मीन खिसकी और उसमें नीचे गैप आया और बहुत बड़ी संख्या में पहाड़ ढह जाते हैं। तो ये भी प्रकृति से जब हम छेड़छाड़ करते हैं तो उसके दुष्परिणाम हमको देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो है उसका बहुत बड़ा उदाहरण है। आज जो इतनी अत्यधिक गर्मी, अत्यधिक सर्दी, अल्प वर्षा, ये सब चीज़ें उसी का परिणाम है। तो जब वनों की कटाई होने लगी, कभी रोड बनाने के लिए, कभी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगाने के लिए, कभी मकान बनाने के लिए, तो वो पेड़ तो हमने काटे, लेकिन बदले में वो पेड़ लगाए नहीं, कि जितने काटे हैं उतने लगाए, तो असंतुलन पैदा हुआ, है ना। तो उसके कारण भी वर्षा जब होती है तो वो जो वनस्पति विहीन जगह पर जल अपने साथ पानी, मृदा को बहा कर ले जाता है। दूसरा है पशुचारण। जो पशु हैं उनके लिए चारागाह ना होकर पशु कहीं भी जंगलों में चरते रहते हैं, जिसके कारण जो अमूल्य वनस्पति है, जो कीमती होती है, जो अपना पारिस्थितिकी संतुलन को भी बनाए रखती है, वो भी खत्म हो रही है। तीसरा है झूम कृषि। झूम कृषि का अर्थ क्या होता है, जो ट्राइब्स एरिया है, अपने मध्य प्रदेश में मंडला है, जैसे असम में है, तो झूम कृषि करते हैं। झूम कृषि यानी पेड़ों को काट के जलाते हैं, वहाँ पर उसकी राख डालते हैं और खेती करते हैं। आज यहाँ खेती की, आगे और बढ़ेंगे फिर वहाँ वो यही प्रक्रिया करेंगे, तो इससे भी वनों को बहुत नुकसान पहुँचता है ना, झूम कृषि से। और चौथा है पवन अपरदन। पवन अपरदन क्या होता है, तेज जो शुष्क प्रदेश होते हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र जिसको कहें, वहाँ तेज हवा का चलने के कारण मिट्टी वह उड़ के चली जाती है एक जगह से दूसरे स्थान पर, कई किलोमीटर में वो उड़ के जाती है। ठीक है, तो ये पवन अपरदन है। पांचवा है अवैज्ञानिक कृषि। हम खेती करते हैं और उसमें जो है अपने हिसाब से, मन चाहे हिसाब से उसमें ज़्यादा लाभ लेने के लिए कई बार गलत तरीके से भी हम कृषि करते हैं और उसके परिणाम कहीं ना कहीं मृदा अपरदन के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, फिर है हानियाँ क्या है इससे, भाई मृदा अपरदन से क्या क्या हानियाँ हैं। तो मृदा अपरदन से सबसे बड़ा तो सूखे की लंबी अवधि है। मृदा अपरदन के कारण जब पेड़ साथ में बह के चले जाएंगे तो वन नहीं होंगे तो जल नहीं होगा, बारिश नहीं होगी तो लंबे समय तक सूखे का सामना करना पड़ता है। पेड़ ही तो वर्षा को आकर्षित करते हैं, बादलों को आकर्षित करते हैं, है ना। तो सूखे की लंबी अवधि होती है, सिंचाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, यानी जो वर्षा नहीं होगी तो फिर पानी कहाँ से आएगा, सिंचाई कैसे होगी, तो और उत्खनन करना शुरू कर देते हैं, जो नलकूप है उनको खोदना शुरू कर देते हैं।
सारे बोरिंग सब लगा दिए गए हैं, सभी लगाते हैं। तो पहले जो प्राकृतिक व्यवस्था होती थी खेती की, जो जल के द्वारा, वो कहीं ना कहीं प्रभावित होती है और अन्य स्रोतों पर भी इसका प्रभाव पड़ता है। नदियों की तली में बालू को जमना और बंदरगाहों का मार्ग अवरुद्ध होना। कैसे? जो मिट्टी बह के जाती है वो नदियों में जाके जम जाती है और आगे चल के बहुत बड़े उसमें वो है भराव हो जाता है, गाद जैसे जम जाता है उसमें, और बंदरगाहों के लिए मार्ग अवरुद्ध होते हैं। स्वाभाविक है, जब ऊपर मिट्टी जमेगी तो मार्ग अवरुद्ध होंगे। ठीक है। अगला है चौथा, उच्च कोटि की भूमि का नष्ट होना और कृषि उत्पाद पर दुष्प्रभाव। उच्च कोटि की भूमि कैसे? जो ऊपरी परत होती है मृदा की, वो बहुत उपजाऊ होती है, जो कृषि के लिए बहुत अनुकूल होती है, और वो ऊपरी परत बह जाती है पानी के द्वारा या पवन के द्वारा, तो फिर नीचे जो है अनुपजाऊ मिट्टी मिलती है। और उच्च कोटि की नहीं, अच्छी फर्टिलिटी जिसमें होती है, वो सॉइल हमारी नष्ट हो जाती है और कृषि के उत्पादन पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ठीक है। और अगला जो है कृषि योग्य भूमि में कमी। ऑब्वियसली जब मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी बह के चली जाएगी नदी नालों में, तो कृषि योग्य भूमि नहीं रह जाएगी, बंजर हो जाएगी भूमि। तो ये सारे मृदा अपरदन के कारण और हानियाँ थी। मृदा अपरदन पूरे देश में तो है ही, हमारे मध्य प्रदेश में आप कभी देखेंगे मृदा अपरदन का उदाहरण, तो चंबल में जाएंगे आप, चंबल घाटी जो है, चंबल नदी की जो बीहड़ है, वहाँ पर मृदा अपरदन का बहुत बड़ा उदाहरण देख सकते हैं। वहाँ टीले हैं बहुत बड़ी बड़ी संख्या में। आज जहाँ टीला दिख रहा है, कल वहाँ हवा के द्वारा पता चलेगा वो गायब है और दूसरी जगह टीला बन जाएगा। ये अक्सर वहाँ चलता रहता है। मृदा अपरदन का कहीं साक्षात अगर देखना है नियरेस्ट, तो आप चंबल घाटी में चले जाइए। वहाँ पर सभी जगह ऐसे, चूँकि पेड़ पौधे नहीं है, वनस्पति नहीं है, तो जल के द्वारा, हवा के द्वारा मिट्टी बह जाती है और ज़मीन वहाँ उपजाऊ नहीं है, कृषि योग्य नहीं है, और कहीं ना कहीं चंबल नदी में वो मिट्टी जम जम के बह रही है और उसकी गहराई को कम करती है। आगे हम देखेंगे मृदा अपरदन को कैसे रोका जा सकता है और मृदा का संरक्षण कैसे किया जा सकता है। ठीक है। क्योंकि मिट्टी किसानों के लिए और पूरे देश के लिए, क्योंकि हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि आधारित है, और 73% जो जनसंख्या हमारी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है और कृषि पर या कृषि से संबंधित उद्योगों पर आधारित है। तो इसलिए ये मिट्टी का तो बहुत बड़ा योगदान है हमारी अर्थव्यवस्था में। अब है मृदा संरक्षण। कैसे हम मृदा संरक्षण करें? मृदा संरक्षण, तो मृदा संरक्षण के कुछ उपाय बताए हैं, हम सब लगभग जानते हैं, पर फिर भी उनको दोहरा लेते हैं। सबसे पहले पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाना। पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती। सीढ़ीदार खेती कैसे? कृषि, है ना? वो कैसे होती है? तो जो पहाड़ होते हैं, पहाड़ ऐसे ढाल होता है उनका, उन ढालों पर, जैसे ये ढाल है, ठीक है, ये पहाड़ है, इस पे ये ढाल है, उसका ये ढाल है, तो यहाँ पर क्या होता है, सीधा सपाट पानी बह जाता है। यहाँ खेती कैसे होगी? लेकिन यहाँ पर ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ऐसे, ऐसे सीढ़ियाँ बना दी जाती हैं खेतों को, ऐसी छोटी मिट्टी, उस पहाड़ को काट काट कर सीढ़ी नमक खेत बनाए जाते हैं। तो इससे पानी जो सीधा आएगा वो सीधा नहीं पाएगा, मिट्टी को सीधा नहीं पाएगा, यहाँ से आएगा तो यहाँ रुकेगा, फिर थोड़ा बहुत यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा और यहाँ रुकेगा, फिर यहाँ रुकेगा। तो रुकते रुकते जो मिट्टी है अगर ऊपर से बह के भी आती है तो यहाँ इकट्ठी हो जाएगी, है ना? तो इस तरह से सीढ़ी नमक खेती जो है पहाड़ी क्षेत्रों के लिए या पर्वतीय क्षेत्रों के लिए, जहाँ मृदा अपरदन होने की बहुत गुंजाइश होती है, उसके लिए बहुत लाभदायक होती है। ठीक है। दूसरा जो है वो है खेतों में बंदिकाएं बनाकर नालीदार अपरदन को रोकना। खेतों में बंदिकाएं बनाकर है ना, अपरदन, नालीदार अपरदन को रोकना, नालीदार अपरदन, तो नालीदार अपरदन क्या होता है? ये खेत है, ठीक है, यहाँ से पानी आता है और ये यहाँ पर ढाल है, ठीक है, यहाँ ढाल है, तो क्या होगा, तेज पानी आएगा, बहाव इतना चौड़ा सा वो गली बन जाती है ना, ऐसे चौड़ी। मैंने अपने
अपने खुद के खेत में देखी है ये। तो क्या होता है, ये बहुत पूरे एरिया का पानी आता है और यहाँ से निकलना शुरू कर देता है, क्योंकि पानी अपनी जगह, अगर आप पानी को जगह नहीं दोगे, रास्ता नहीं दोगे, वो अपना रास्ता बना लेता है। ठीक है, वो चट्टान को काट देता है तो ये तो मिट्टी है, बड़े बड़े पत्थरों को, पहाड़ों को काट देता है तो ये तो मिट्टी है ना। तो इस तरह से पानी ऊपर ढाल से आता है और बड़ी संख्या में सैलाब के रूप में ये ऐसे नाली बनाता हुआ जो है मिट्टी को बहा के ले जाता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, नाली अपरदन कहते हैं, यानी चौड़ाई में बड़ी बड़ी नालियाँ। खेतों में आपने देखा हो, कोई खेत जो ढालदार होते हैं उनमें अक्सर ऐसे बरसात में नालियाँ बन जाती हैं, नाले के रूप में वो चलना शुरू हो जाता है और बहुत बड़ी संख्या में उपजाऊ मिट्टी को भी अपने साथ बहा ले जाते हैं और उस खेत की जो है उपजाऊ मिट्टी बह के दूसरी जगह परिवर्तित हो जाती है, या नदी नाले में जहाँ भी पहुँचती है वहाँ चली जाती है। तो ये नालीदार अपरदन को रोकने के लिए क्या करना चाहिए, बांध बनाना चाहिए। जैसे ये खेत था, ठीक है, तो यहाँ से पानी बहता है तो यहाँ पर एक बड़ी सी बाउंड्री कर दें, ऐसे बांध बना दें, ऐसे मेड़ बना दी हमने, यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ ऊंची मेड़ बना दी तो पानी वहाँ रुकेगा, ठहरेगा और ऐसे बढ़ जाएगा, धीरे धीरे रिस रिस के आएगा, वो बहाव तेज जो है वो नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम मेड़ बनाकर, जो बड़ी ऊंची सी मेड़ बना दें यहाँ पूरे में, तो ये मेड़ क्या करेगी, मेड़ या बंधान बोलते हैं इसको, तो ये पानी को यहाँ एक साथ आने से रोकेगी, यहाँ रुकेगा, पानी ठहरेगा और रिस रिस के धीरे धीरे आएगा। ठीक है, इसके साथ ही और क्या उपाय कर सकते हैं हम, ठीक है, और क्या उपाय कर सकते हैं, ये 2 उपाय तो हमने देख लिए, नालीदार अपरदन रोकना, ठीक है, बंधान बनाकर। अगला है, तीसरा जो है वो है शुष्क प्रदेशों में पवन की गति को रक्षण मेखला, जो शुष्क क्षेत्र होते हैं, सूखे क्षेत्र होते हैं, शुष्क क्षेत्रों में रक्षण मेखला, ये क्या होती है रक्षण मेखला, इतना भारी भरकम जो शब्द यूज किया है यहाँ पर, ये होती है पेड़ पौधों की बागड़। बागड़ देखे, कई बार जो है हम अपने खेतों के आसपास आप देखना पेड़ लगा देते हैं लाइन से, है ना, बहुत सारे पेड़ लगा देते हैं, बाउंड्री कर देते हैं, तो जो पशु हैं वो भी अंदर नहीं आ पाते और कोई इंसान भी उनको नुकसान पहुंचाने नहीं आ पाता, तो एक बागड़ बना देते हैं। कभी कटीले पेड़ लगा देते हैं वहाँ पर, है, ज़्यादातर कटीले पेड़ों के द्वारा बागड़ कर दी जाती है। तो रक्षण मेखला यानी पेड़ पौधों की बाढ़, पेड़ पौधों की बागड़ द्वारा रक्षण कर सकते हैं हम। ठीक है, कैसे कर सकते हैं, जब खेत है ये और यहाँ पर हमने चारों तरफ पेड़ लगा दिए, है ना, कटीले तार लगा दिए बड़े बड़े, तो पानी जो आएगा, चूंकि हमने कहा है कि वनस्पति या पेड़ पौधे मिट्टी को अपनी जड़ों में कस लेते हैं, तो पानी के साथ वो बहती नहीं है। ठीक है, जब यहाँ चारों तरफ पेड़ होंगे तो क्या होगा, स्वाभाविक है, पानी को रोकेंगे वो पेड़ पौधे और पानी बहने से बचेगा। तो ऐसे जो ढालदार खेत होते हैं, जहाँ ढाल होती है, वहाँ पर पेड़ लगाने चाहिए, बागड़ लगानी चाहिए। ठीक है, तो क्या हुआ, हवा के द्वारा जो शुष्क क्षेत्र यानी जहाँ उड़ती है धूल, है ना, शुष्क सूखे क्षेत्र जहाँ धूल के साथ तेज पवन की हवाओं के साथ बह जाते हैं, तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि मिट्टी को चाहे पानी हो चाहे पवन हो, दोनों से बचा कर रखते हैं वृक्ष, है ना, पेड़ पौधे। तो इस तरह से हम बचा सकते हैं, ये तीसरा उपाय है हमारा। अगला है पर्वतीय ढालों के और क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, शुष्क प्रदेशों में वो कर सकते हैं बागड़ द्वारा, और वृक्षारोपण करना चाहिए हमें, है ना, बंजर जगहों पर वृक्षारोपण करना चाहिए, बंजर क्षेत्र में वृक्षारोपण के द्वारा भी जो है ये मृदा अपरदन रुकेगा। अगला है पर्वतीय ढाल और ऊंची नीचे क्षेत्रों में बहते हुए जल का संग्रहण। पर्वतीय क्षेत्रों में व ढाल वाले क्षेत्रों में, ढाल वाले क्षेत्रों में क्या करेंगे, जल संग्रहण द्वारा। ठीक है, तो ये कैसे करते हैं, ये ऐसे कि छोटे छोटे स्टॉप डैम बना देते हैं। कभी आप देखना जंगल के एरिया में कभी जाओगे, ऐसी जगह पे जाओगे जहाँ पानी का कम है, तो
वाटर सेट द्वारा ऐसे छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाए जाते हैं या खेत तालाब बनाए जाते हैं, है ना। क्या होता है कि यहाँ से पानी बह के आया और हमने यहाँ पर जो पानी पता है कि यहाँ बह के आएगा, यहाँ से निकल रहा है ज़्यादातर यहाँ भरा होगा, तो यहाँ पर हमने एक तालाब बना दिया या डैम बना दिया, ठीक है। इसको रोक दिया तो पानी आएगा, यहाँ रुकेगा और इस तालाब में, इस डैम में भर जाएगा, ठीक है। और इस तरह से जब जल संग्रहण होगा तो वो धीरे धीरे ऑब्जर्व होगा नीचे ज़मीन में, तो मिट्टी तो बहेगी ही नहीं, साथ ही साथ हमारी जो वाटर लेवल है वो उचित स्तर का होगा और इस पूरे क्षेत्र में जो है सिंचाई की जा सकती है इस पानी से, और पशुओं के लिए भी बहुत, पीने के लिए भी पर्याप्त और मनुष्यों के लिए भी उपलब्ध होगा। तो ऐसे जो ढाल वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर छोटे छोटे स्टॉप डैम बनाकर या खेत तालाब बनाकर जल का संग्रहण करके भी हम मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, ठीक है। अगला और है, और एक लोग क्या उपाय कर सकते हैं, तो है चारागाह का विकास। जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ पर जो सरकारी भूमि होती है, कृषि योग्य नहीं होती, बंजर भूमि पड़ी रहती है, बहुत सारी शासकीय भूमि, वहाँ पर चारागाह का विकास करना चाहिए कि सारे पशु जाकर उसी जगह पर चारण करें, ना कि हरे भरे जंगलों को नष्ट करें, ठीक है। तो अगला है 5वां जो उपाय हम कर सकते हैं वो है ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का विकास। ग्रामीण क्षेत्रों में चारागाह का विकास, ठीक है। तो ये इस तरह से हमने देखा कि कैसे कैसे करके हम ये 5 उपाय के द्वारा और भी कई उपाय हो सकते हैं और मृदा अपरदन को रोक सकते हैं, वनों को हरा भरा कर सकते हैं, उपजाऊ भूमि की जो है उपजाऊपन बचाए रखा जा सकता है, उपजाऊ बनाया जा सकता है और जल का संग्रहण भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये उपाय के द्वारा हम तो मृदा अपरदन की समस्या से कुछ हद तक छुटकारा हमें मिल सकता है। ध्यान रखिए, आप भारत का भविष्य हैं। आप जो पढ़ते हैं वो सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ाया जाता कि आप अपनी किताबों से पढ़कर उसको अच्छे नंबर ले आएं। ये सब इसलिए होता है कि आप जो है आगे इन चीज़ों को देखें और अपने जीवन में उतारें। हमने जो देखा, हमने जो सीखा वो हमें अपने वो जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, अपने आसपास का जो जीवन है उसमें पालन करें। हम अभी आप छोटे हैं तो स्वयं नहीं कर सकते तो अपने माता पिता को, अपने पड़ोसियों को बता सकते कि हम ये चीज़ करके, तभी तो पढ़ाया लिखाया जाता है। गांव में अगर एक भी बच्चा पढ़ा होता है तो पूरे गांव का विकास होता है ना। तो ये उपाय के द्वारा आप सजेशन दे सकते हैं कि भाई ये करके हम अपने मृदा अपरदन, अगर आपका कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ मृदा अपरदन की समस्या है, आप समझ गए कैसे होता है मृदा अपरदन, पानी के द्वारा नाली से बहता है, कई बार पवन से उड़ जाता है, तो इनको कैसे बचाया जा सकता है, ये सुझाव, ये उपाय आप अपने आसपास के लोगों को, अपने घर के लोगों को समझा सकते हैं, ठीक है। और अच्छे से पढ़ाई करिए। कैसा लगा आपको वीडियो बताना ज़रूर, और कोई समस्या हो तो आप मुझे जो नंबर दिया रहता है उस पर मैसेज करके पूछ सकते हैं, ठीक है। नमस्ते, ध्यान रखना अपना।